वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, तो जो पिछला अपना सेशन रहा था उसमें मैंने आपको टेस्ट लिया था, 6 चैप्टर मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए। तो कुछ बच्चों ने सिर्फ कमेंट करके बताए थे कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए, लेकिन मैंने आपको बोला था कि हर एक बच्चे को ये बताना है कि भाई कितने क्वेश्चन उन्होंने सही किए। इससे होता क्या है, इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को यदि क्वेश्चन नहीं निकल रहे इसका मतलब क्या है कि आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हो। तैयारी आपको करनी है, तैयारी आपको करनी है और तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तैयारी करोगे यानी कि लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तभी आपसे क्वेश्चन निकलेंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो वो कहीं से भी सीख के नहीं आता, वो इसी माहौल में ढलता है, इसी माहौल में पलता है और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको कहीं से भी सीखने को मिले, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, टीचर का मतलब क्या होता है, टीच करना, यानी कि कोई भी टीचर आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। तो जहां से सीख मिल रही है, जहां से आपको नॉलेज मिल रही है, वहां से सीखो और उसको अपने आप में क्या करो, इंप्रूव करने की कोशिश करो, अप्लाई करने की कोशिश करो। यानी कि यदि आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, उससे रिलेटेड वीडियो देखो, चाहे आप हमारी वीडियो देखो या किसी और की वीडियो देखो, लेकिन क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपके हर एक टॉपिक जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिए एकदम कंप्लीट आपसे आने चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है, आपको इंप्रूव करना है और इंप्रूव करना है और इंप्रूव ही करना है, यानी कि अपने आप में सुधार करते जाना है। धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आएगी, आपको ऑटोमेटिक याद होता चला जाएगा और आपके हर एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है आपका, तो केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर जो 7 है तो वो आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत एवं क्या दे रखे, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण दे रखे हैं और उसमें दे रखा है उनके गुण दे रखे हैं, यानी कि एटॉमिक थ्योरी दे रखी है। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल दे रखी है, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो यानी कि हमको क्या पढ़ने, परमाणु सिद्धांत पढ़ने कि जिन वैज्ञानिकों के द्वारा जो परमाणु की खोज की गई थी, ठीक है, परमाणु के बारे में रिसर्च की थी, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल किए थे, कुछ शोध किए थे, तो उन्होंने क्या दिए, अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपने मॉडल दिए और उन्होंने बताया था कि परमाणु आखिर होता क्या है। ठीक है, परमाणु के रूप कौन से होते हैं, परमाणु किन से मिलकर बना होता है, परमाणु में कौन कौन से भाग बने होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने बताया था। तो फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर क्या है, आपका जो पहला टॉपिक है वो परमाणु सिद्धांत है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि परमाणु है क्या। तो हम जाते हैं अपने प्राचीन इतिहास में, यानी कि भारतीय प्राचीन इतिहास में यदि जाकर देखा जाए तो प्राचीन कुछ दार्शनिक हुए थे, उन्होंने कुछ परमाणु के बारे में अपने अपने विचार दिए थे, यानी कि परमाणु के बारे में उन्होंने अपने मत दिए थे, उन्होंने अपने सुझाव दिए थे, उन्होंने बताया था कि आखिर परमाणु होता क्या है, उन्होंने अपनी अपनी राय दी थी। ठीक है, तो ऐसे कौन से दार्शनिक थे, एक तो ये महर्षि कणाद और दूसरे थे फकुदा काव्यायाम। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, और लेकिन हम उससे पहले क्या करेंगे, हम पढ़ने से पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री के 1 से 30 तक के तत्व जो आपको आने चाहिए। और मैं समझता हूं कि इतने दिन हो गए हमको केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते, और मैं आपको ये डेली में रिवाइज करवाता हूं, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले लिखता हूं मैं चैप्टर का नाम, 7वां चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत एवं आवर्ती वर्गीकरण और गुण। ठीक है, यदि हम इसको इंग्लिश में लिखें, परमाणु सिद्धांत को इंग्लिश में लिखा जाता है एटॉमिक थ्योरी, आवर्ती वर्गीकरण और गुण इसको हम लिखेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये हो गया आवर्ती वर्गीकरण, एंड गुण को बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, तत्वों की बात कर रहे हैं, यहां पर लिख दिए तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुण, तो प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम हो गया। इंग्लिश में और हिंदी में मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आवर्त सारणी के तत्व 1 से 30 तक के। आपको अब तक तो ये अच्छे से याद हो गए होंगे, आप मेरे साथ रिवाइज करोगे और अपनी नोटबुक में लिखते चलोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम
स्टार्ट करते हैं परमाणु क्रमांक से। तो एक परमाणु क्रमांक होता है हाइड्रोजन का, मेरे साथ बोलिए और साथ में नोट करते चलिए। 2 होता है हीलियम का, लिथियम का। 4 जो परमाणु क्रमांक होता है बेरिलियम। 5 होता है बोरॉन का। 6 होता है कार्बन का। 7 होता है नाइट्रोजन का। 8 होता है ऑक्सीजन का और 9 होता है फ्लोरीन का। 10 परमाणु क्रमांक होता है नियोन का। 11 होता है सोडियम का। 12 होता है मैग्नीशियम का। 13 जो परमाणु क्रमांक होता है एल्युमिनियम का। 14 परमाणु क्रमांक सिलिकॉन का और 15 परमाणु क्रमांक होता है फास्फोरस का। 16 परमाणु क्रमांक होता है सल्फर का और 17 होता है क्लोरीन का। ठीक है, 17 के बाद 18 परमाणु क्रमांक होता है वो आर्गन का होता है। 19 होता है पोटेशियम का। 20 होता है कैल्शियम का। 21 होता है स्कैंडियम का। 22 होता है टाइटेनियम का। 23 होता है वेनेडियम का। इसके बाद आता है क्रोमियम। 25 पर मैंगनीज। 26 होता है आयरन का। 27 परमाणु क्रमांक होता है कोबाल्ट का। 28 होता है निकेल का। 29 परमाणु क्रमांक होता है कॉपर और 30 परमाणु क्रमांक होता है जिंक यानी कि जस्ता का। ठीक है, तो मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। उसके बाद आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ठीक है, याद करने की टेक्निक मैंने आपको बताई थी, आपको याद रखना है ही, लाइव एप्केनॉफ, नी को अलग किया यानी कि नियोन को अलग किया, नामांकल सिप्सकल, इसके बाद आर्गन को अलग किया, इसके बाद हम लिखते हैं काकास्टेप, इसके बाद किरमन और यहाँ से बाद आता है फेकोनी और उसके बाद कजन। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो। ये मैंने आपको याद रखने की टेक्निक बताई थी, आपको ये 30 तक तो याद ही रखने। इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा हो सकता है वो याद रखिए और इसके अलावा और भी जो भी काम में आएंगे मैं आपको आपके चैप्टर के साथ बताता चलूंगा और उनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं परमाणु के बारे में। ठीक है, परमाणु के बारे में। परमाणु को इंग्लिश में कहा जाता है एटम्स। तो हम जब बात करते हैं सबसे पहले ही हम ये बात करते हैं कि भाई परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। ठीक है, तो हम इंडिया में बात करते हैं तो अपने हम भारतीय जो अपना प्राचीन भारतीय इतिहास है, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जाकर देखते हैं कि परमाणु के बारे में क्या बताया गया है। तो परमाणु के बारे में भारत में जो दार्शनिक होते, दार्शनिक कहा जाता है जो दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो दार्शनिक हुए थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में कुछ बताया था। इन्होंने बताया था कि जो पदार्थ होता है यदि उसको लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो अंत में बचने वाला जो कण होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। इन्होंने क्या बताया था, किसी भी पदार्थ को लगातार, कैसा, लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए तो अंत में शेष रहने वाला जो कण होता है वही परमाणु होता है। क्या होता है, वही परमाणु होता है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि यह परमाणु होता है, ये इतना छोटा होता है कि इसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या होता है कि ये इतना छोटा होता है कि इसे और टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। इसका मतलब होता है कि परमाणु कैसा हुआ, परमाणु एक अविभाज्य कण हुआ, अविभाज्य कण। ठीक है, तो महर्षि कणाद ने बताया था कि परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन्होंने बताया था किसी भी पदार्थ को यदि लगातार छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए तो लास्ट में जो बचने वाला जो कण होता है वो क्या कहलाता है, वो परमाणु कहलाता है।
ठीक है। और दूसरे दार्शनिक के बारे में देखते हैं। इस भारतीय प्राचीन इतिहास के दूसरे दार्शनिक थे जिनका नाम था पकुधा काव्यायाम, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो छोटे छोटे कण होते हैं यानी जो परमाणु होते हैं, तो इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था जो कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, इस पदार्थ के जो विभिन्न रूप होते हैं वो इन्हीं कणों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो इन्हीं परमाणुओं से मिलके बना होता है, ठीक है। ये किसने कहा था? ये पकुधा काव्यायाम नामक एक दार्शनिक थे, उन्होंने बताया था। ये भी भारत के ही दार्शनिक थे इसी समय, ठीक है। इसी समय ग्रीक के एक दार्शनिक थे, ग्रीक, ठीक है, ग्रीक एक देश है, तो वहां के दार्शनिक थे, उनका नाम था डोमेक्रिटस। क्या था? डोमेक्रिटस। और दूसरे का नाम था ल्यूसिपस। क्या नाम था? डोमेक्रिटस और ल्यूसिपस। इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि परमाणु होता है उसे एटम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एटम्स। उन्होंने परमाणु क्या कहा था? एटम्स कहा था, ठीक है, एटम्स कहा था। और बताया था कि यह कैसा होता है? अविभाज्य होता है, अविभाज्य कण होता है, ठीक है। तो एटम सबसे पहले किसने कहा था? ये कहा था डोमेक्रिटस और ल्यूसिपस ने कहा था। ये भी कौन थे? ये भी दार्शनिक थे, ठीक है, यानी कि फिलोसोफर थे, ठीक है। तो एटम्स होता है वो ग्रीक भाषा के एटोमस से लिया गया है। किससे? एटोमियो से लिया गया है। कहां से लिया गया? ये ग्रीक भाषा के ही एटोमियो शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है जिसे काटा ना जा सके, काटा ना जा सके, यानी कि अविभाज्य, अविभाज्य, ठीक है। तो जो एटम से जो नाम दिया गया था वो डोमेक्रिटस और ल्यूसिपस नाम के दार्शनिक के द्वारा दिया गया था, और ये ग्रीक भाषा के एटोमियो शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है काटा ना जा सके, यानी कि अविभाज्य। इसीलिए ही परमाणु को क्या कहा जाता है? अविभाज्य कण कहा जाता है। तो ये थे दार्शनिक। तो इनके क्या होते हैं? विचार। तो दार्शनिक क्या करते हैं? अपने अपने मत देते हैं, ठीक है, अपने अपने विचार देते हैं, ठीक है, लेकिन इनकी कोई भी प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं होती है, ना ही इनके कोई साइंटिफिक रिसर्च होते हैं। यानी कि ना तो ये वैज्ञानिक शोध करते हैं, ना कि ये वैज्ञानिक शोध करते हैं, और ना ही ये प्रैक्टिकल करते हैं, यानी कि प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? विज्ञान। तो विज्ञान में सब कुछ क्या होता है? प्रैक्टिकल। क्या होता है? सब कुछ विज्ञान में प्रैक्टिकल होता है, यानी कि हर कोई प्रयोग के द्वारा सिद्ध होना चाहिए, ठीक है। ये लेकिन इनके सिर्फ विचार थे, लेकिन इनके विचारों के आधार पर जब 18वीं सदी आती है तो उनमें क्या हुए? आगे वैज्ञानिक शोध हुए, और उन्हीं के आधार पर यह बताया गया था कि आखिर परमाणु होता क्या है, ठीक है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि परमाणु के सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धांत आता है वो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। उसके बाद हम रदरफोर्ड के प्रयोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड के प्रयोग जो परमाणु को डिफाइन करने के लिए बहुत कारगर साबित हुए थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नील्स बोर की परिकल्पनाएं, यानी कि नील्स बोर ने क्या थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये हम रफ करते हैं, और इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यानी कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ठीक है। तो मैं ये रफ करता हूं, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं कि एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन, ठीक है। डाल्टन था, इनका जो पूरा नाम हम लिखते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ये कौन थे? ये एक ब्रिटिश स्कूल में टीचर थे, अध्यापक थे, ठीक है।
तो जॉन डाल्टन ने सन 1808 में परमाणु को डिफाइन करने के लिए, परमाणु को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी कि परमाणु की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, और यही सिद्धांत क्या कहलाया? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहलाया। ठीक है, अब डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो किन नियमों पर आधारित था? तो ये देख लेते हैं। रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, संरक्षण एवं समान अनुपात का नियम, एवं समान अनुपात के नियम पर आधारित था। यह भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो डाल्टन थे उनका पूरा नाम था जॉन डाल्टन, जो एक ब्रिटिश स्कूल में एक टीचर थे। ठीक है, तो सन 1808 में इन्होंने परमाणु की व्याख्या करने के लिए, परमाणु को अच्छे से डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था, जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम एवं समान अनुपात के नियम पर आधारित था। अब देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी बातें बताई थी। तो इन्होंने क्या बताया था अपने परमाणु सिद्धांत में? तो इन्होंने बताया था, सबसे पहले हम बात करते हैं, तो इन्होंने बताया था कि परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है। ठीक है, क्या बताया था? परमाणु पदार्थ का सबसे छोटे से छोटा कण होता है, छोटे से छोटा कण होता है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो परमाणु होता है ये अविभाज्य होता है, जो अविभाज्य होता है, जिसके बारे में हमारे जो महर्षि कणाद थे उन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था। ठीक है, और देखते हैं, किसी एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं वो आकार, भार एवं रासायनिक गुणधर्मों में, रासायनिक गुणधर्मों में कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, और क्या बात बताई थी इन्होंने? चौथी बात बताई थी कि जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, आकार एवं रासायनिक गुणधर्मों में क्या होंगे? भिन्न होंगे, क्योंकि जो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं वो ही केवल आकार, भार और रासायनिक गुणधर्मों में समान होते हैं, लेकिन अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भार, आकार और रासायनिक गुणधर्मों में कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं। ठीक है, और क्या बात बताई थी इन्होंने? बताया था कि जो परमाणु होते हैं, ठीक है, यानी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग तत्वों के, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं ये एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि कंपाउंड का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये एप्लीकेबल होता है जो मैंने आपको बताया, रासायनिक संयोजन एवं समान अनुपात के नियम पर यह आधारित था। तो ये बात यहां पर आती है कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित अनुपात में ही संयोग करते हैं, और वो निश्चित अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है या कोई भी प्रक्रिया होती है तो प्रक्रिया से पहले भी द्रव्यमान जितना था, प्रक्रिया के खत्म होने के बाद भी द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। तो ये कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी कि पहले जितना द्रव्यमान है, यानी कि पहले जितना भार है वो उतना रहेगा, और लास्ट में कितना है उतना ही होना चाहिए।
तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर यहाँ पर कौन सी बात आती है, तो इन्होंने बताया था कि परमाणु होते हैं, परमाणु जब कोई भी अभिक्रिया होती है, ठीक है, परमाणु जब किसी भी अभिक्रिया में केवल पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं। अब इस पुनर्व्यवस्थित का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि ये अपने स्थान को बदल सकते हैं, स्थान को बदल सकते हैं, ठीक है, परंतु ना तो परमाणुओं को बनाया जा सकता है, परमाणु को बनाया जा सकता है, ठीक है, ना तो परमाणुओं को बनाया जा सकता है और ना ही परमाणुओं को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि परमाणु ना तो किसी भी प्रोसेस में, किसी भी अभिक्रिया के दौरान ना तो परमाणु बन सकते हैं और ना ही परमाणु को हम नष्ट कर सकते हैं, यानी कि पहले जितने परमाणु होंगे बाद में भी उतनी ही परमाणु होने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हो सकता है, केवल जो परमाणु होते हैं अपना स्थान बदल सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह में जा सकते हैं, ठीक है, एक तत्व से दूसरे तत्व में जा सकते हैं, लेकिन ये परमाणु होते हैं वो कभी भी ना तो बनेंगे ना ही नष्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये सभी जो बातें बताई गई थी वो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताया था। इन्होंने बताया था कि परमाणु सबसे छोटे से छोटा कण होता है जिसे आगे अविभाज्य नहीं किया जा सकता, जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी परमाणु कैसा होता है, अविभाजित कण होता है। एक ही तत्व के परमाणु होते हैं, वो आकार, भार और रासायनिक गुणधर्म में समान होते हैं। और बेसली बात है कि विभिन्न विभिन्न तत्वों के जो परमाणु होंगे वो आकार, भार एवं रासायनिक गुणधर्मों कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और जब परमाणु होते हैं वो जब किसी भी अभिक्रिया में संयोग करते हैं तो वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, जिसके कारण किसका निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। और इन्होंने आगे यही बताया था कि परमाणु होते हैं केवल किसी भी अभिक्रिया में या भी किसी भी प्रोसेस में क्या होता है, ये पुनर्व्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन ये अपने को ना तो बना सकते हैं ना ही ये खुद को नष्ट कर सकते हैं, ठीक है, ना ही किसी भी प्रोसेस में इनको बनाया जा सकता है ना ही इनको नष्ट किया जा सकता है। तो इसी कारण ये किस पर आधारित था, ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित था, ठीक है। तो रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण एवं समान अनुपात के नियम पर आधारित था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। लेकिन आगे जाके डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन की जो थ्योरी है वो फेल हो जाती है और ये पूरी तरह से परमाणु को डिफाइन नहीं कर पाती, यानी कि पूरी तरह से परमाणु की व्याख्या नहीं कर पाती है, क्योंकि आने वाले टाइम पे क्या होता है, परमाणु में बहुत सारे और कणों का मिलना पाया जाता है। तो ये बिल्कुल बता नहीं पाता है कि परमाणु में और भी कुछ कण विद्यमान होते हैं। लेकिन इतना जरूर होता है कि जब डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया था और बहुत सारे वैज्ञानिकों को ये एक बेस मिल गया था, एक आधार मिल गया था कि यहां से हम शुरुआत कर सकते हैं और आगे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक आते हैं वो आते हैं थॉमसन, ठीक है। तो आगे थॉमसन नामे वैज्ञानिक ने अपना क्या दिया था, परमाणु मॉडल दिया था, परमाणु मॉडल दिया था और परमाणु के बारे में बहुत कुछ बताया था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं रफ करता हूं और आगे हम पढ़ते हैं कि थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। तो थॉमसन थे, उनका पूरा नाम था जे थॉमसन को कहा जाता था, जे थॉमसन। और मैं आपको बता दूं, इन जे थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे कण होते हैं, एक ऋण आवेशित कण होते हैं, ऋण आवेशित कण होते हैं, इनको इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जे थॉमसन के द्वारा ही इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण आवेशित कण होते हैं। और इसी समय ही प्रोटॉन की खोज भी हुई थी, किसकी, प्रोटॉन की खोज भी हुई थी। तो प्रोटॉन की खोज है वो रदरफोर्ड, ठीक है। आपको किसी किसी बुक में रदरफोर्ड मिलेगा और किसी बुक में गोल्डस्टीन मिलेगा, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज वो रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, लेकिन ये आपको ये भी याद रखना है कि ऑप्शन में आपको रदरफोर्ड नहीं आता तो गोल्डस्टीन आता है, तो गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये वाला जो
प्रोटॉन वाला जो खोज वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं दे रखा, मैं इसको आपको अलग से बता रहा हूँ, ये आपको कंपटीशन में काम आ सकता है, ठीक है, कंपटीशन में ये काम आ सकता है कि जो प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की दी गई थी। दोनों ऑप्शन आपको कभी नहीं मिलेंगे, आपको याद रखना कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, या फिर आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन के द्वारा की गई थी, और जो नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन की खोज की गई थी वो जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी, वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अभी तक क्या हुआ था, अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी थी और प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज अभी तक नहीं हुई थी, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं जे थॉमसन मॉडल। तो जे थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है, ठीक है, और इन्होंने जो ये थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो 1898 ईस्वी में दिया था। कब दिया था? 1898 ईस्वी में दिया था। इन्होंने बताया था कि जो परमाणु होते हैं ये है 10⁻⁻10 मीटर का एक धन आवेशित गोला होता है। कैसा गोला होता है? एक धन आवेशित गोला होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज वाला एक स्फीयर होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था, जे थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में बताया था कि परमाणु होता है वो 10⁻⁻10 का एक धन आवेशित गोला होता है। ये 10⁻⁻10 क्या बताता है? ये इसके व्यास को बताता है, ठीक है। 10⁻⁻10 का मतलब होता है 1/10⁻10 मीटर, यानी कि 1 मीटर में यदि 10⁻10 का भाग दे दिया जाए तो जो आता है वो क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के मान के बराबर आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि 10⁻10 मीटर का एक धनावेशित गोला होता है। कौन? परमाणु। और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण के रूप में बिखरे रहते हैं, ठीक है, बिखरे रहते हैं। और जे थॉमसन ने इस अपने परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल नाम दिया, ठीक है। ये जो प्लम पुडिंग होता है वो क्या होता है? एक प्रकार का क्रिसमस केक होता है। कैसा होता है? क्रिसमस केक होता है, ठीक है। जब क्रिसमस आता है तो ईसाइयों के द्वारा, क्रिश्चियनों के द्वारा जो क्रिसमस केक काटा जाता है वो एक प्रकार क्या होता है? प्लम पुडिंग के आधार पर बनाया जाता है, यानी कि ये केक हो गया, ठीक है। तो इस केक में जो धनावेशित ये बना हुआ पूरा भाग होता है, धनावेशित वाला पूरा धनावेशित से बना होता है, ये तो हो गया, क्या हो गया? प्लम। क्या हो गया? प्लम। और इस प्लम के बीच में इधर उधर ये पुडिंग जैसे कुछ बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था? इसे प्लम पुडिंग मॉडल की संज्ञा क्यों दी थी? क्योंकि जो परमाणु होता है वो कैसा होता है? परमाणु होता है वो एक धन आवेशित गोला हो गया। तो ये तो हो गया धन आवेशित गोला, धन आवेशित गोला, ये पूरा का पूरा धन आवेशित गोला हो गया। इसके बताया था इसको परमाणु। और इस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। और उन्होंने ये भी बताया था, यदि दूसरे अर्थों में इसको समझा जाए तो कैसे समझेंगे? जैसे जो वाटरमेलन होता है, यानी कि जो तरबूज होता है, क्या? तरबूज, तरबूज, ठीक है, जिसे वाटरमेलन कहा जाता है। तो तरबूज का जो अंदर वाला भाग कैसा होता है? रेड कलर वाला होता है, ठीक है। पूरा कैसा तरबूज कैसा रहता है? उसमें रेड कलर का, यानी कि लाल कलर क्या होता है? गूदा होता है, जिसे अपन खाते हैं। और जो पूरा जो लाल कलर का जो गूदा होता है उसे धन आवेशित गोला, धन आवेशित भाग कहा जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जो काले काले जो बीज होते हैं उनको संज्ञा दी गई, किसकी? इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दी गई। यानी कि जिस प्रकार से एक तरबूज में जो लाल वाला भाग होता है वो धनावेशित भाग होता है, और जिसके अंदर जो काले काले बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह इधर उधर फैले रहते हैं, ठीक है। तो थॉमसन ने बताया था कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु में धनावेशित भाग भी होता है और इसी में इलेक्ट्रॉन के रूप में ऋणावेशित भाग भी होता है, ऋणावेशित भाग भी होता है।
तो इन्होंने ये बता दिया था कि परमाणु होता है वो चार्ज रूप से, यानी कि परमाणु होता है वो कैसा रहता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो अब तक हमें यह पता चल चुका था कि परमाणु होता है वो एक उदासीन होता है। ठीक है, इसमें धनावेशित भाग भी होता है और ऋणावेशित भाग भी होता है। तो दोनों मिलकर परमाणु क्या कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, और ये दोनों मिलकर समान प्रकार के भाग बनाते हैं। ठीक है, यानी कि जितना धनावेशित भाग हुआ उतना ही ऋणावेशित भाग हुआ, तभी जाके परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। तो अब तक हमें यह पता चल चुका है कि परमाणु कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था, जो आगे प्रयोग हुए थे किसके, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए थे, रदरफोर्ड के द्वारा जब स्वर्ण पत्र पर जो प्रयोग किए गए थे, उनके जो थ्योरी थी उनको ये समझा नहीं सका। इस कारण थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, लेकिन थॉमसन का परमाणु मॉडल तो फेल हो गया, लेकिन इन्होंने ये तो साबित कर दिया था कि परमाणु होता है वो उसकी प्रकृति कैसी होती है, उदासीन प्रकृति होती है। यानी कि परमाणु में धनावेशित और ऋणावेशित दोनों भाग समान मात्रा में पाए जाते हैं, इसी कारण परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। स्वर्ण पत्र यानी एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड किस पर किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट ये गोल्डन फॉयल पर किया गया था। ठीक है, जब स्वर्ण पत्र यानी गोल्डन फॉयल पर जब अल्फा कण की जब बमबारी की जाती है तो रदरफोर्ड के द्वारा कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे और उसके आधार पर उन्होंने परमाणु की आगे व्याख्या की थी। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास हम इतनी रखते हैं, इसकी पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल ही जाएगी। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो। और आपको स्टार्टिंग से यही करना होता है, वीडियो को लाइक करना है और क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ वो क्या करेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे, जिससे क्या होगा, चैनल से रिलेटेड आपको हर एक जो अपडेट नोटिफिकेशन होती है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये और लोगों तक पहुंच सके और वो भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से घर पे बैठ के पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।